चलिए साहब शुरू करते हैं ना। एक प्लेट का अपन निकालते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट है बच्चों, और इस सेमी सर्कुलर प्लेट का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, दो मेथड बताऊंगा बच्चों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला मेथड ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले बात आती है सर एलिमेंट की, एलिमेंट क्या चूज़ करें, ये बात आती है भाई। मेरे को तो आती थी ए एक्स ए वाई कि यार आपको कैसे पता चल जाता है ना, आपको कैसे पता चल जाता है बच्चों। मैं क्या बोल रहा था कि हाउ टू चूज़ एन एलिमेंट, ये इस टॉपिक से भी सीख सकते हैं आप, पता है। फिजिक्स में और मैथ्स में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लेते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आता है, जबकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक्सप्रेशन तक पे पहुंचना जिसके बाद इंटीग्रेशन होता है, हमें ये सीखना होता है। कैसे एलिमेंट लें, क्यों लें एलिमेंट, हम क्या ज़रूरत है एलिमेंट लेने की। सबसे पहली बात वो चीज़ यहाँ सिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक बात तो तय है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सेस पे होगा। वाई एक्सेस पे होने का मतलब ये हुआ, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये और ये एक जितना पॉजिटिव उतना ही दूसरा निगेटिव, एक जितना पॉजिटिव दूसरा उतना ही निगेटिव, एक जितना पॉजिटिव दूसरा उतना ही निगेटिव, इसलिए सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा। होगा ना, ये गारंटी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस लाइन पर अगर सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, तो हमें केवल और केवल हाइट निकालनी है, इस लोकेशन को निकालना है। इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना बच्चों। अच्छा फिर मैंने सोचा वाई कोऑर्डिनेट के लिए गुरुजी फॉर्मूला गुरुजी ने क्या सिखाया है, तो मैंने कहा वाई सी एम इक्वस टू इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ एक एलिमेंट ले लें बच्चों, ध्यान से सुनना, उसकी हाइट वाई ले लें और लगा दें वाई डी एम। मैं कहा हाँ ले लेते हैं, मैं लगा भी दिया वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। फिर डी एम को यार कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या गुरुजी, यार इसको इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे डालेंगे। मतलब वाई में लिमिट अगर हम डालें तो हमें तो ये वाली लिमिट भी डालनी पड़ेगी, केवल ये वाले एलिमेंट को वाई वाई वेरी करा करके काम थोड़ी चल जाएगा, उससे तो केवल ये लाइन आएगी। तो एक बार इंटीग्रेशन हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ऐसे 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 भी करना पड़ेगा, यानी कि डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिंगल होता नहीं, डबल करें। क्या करें, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट कुछ ऐसा चूज़ करते हैं जिससे इंटीग्रेशन की एक लिमिट से काम बन जाए, एक इंटीग्रेशन से। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इस डिस्क को एक छोटे से कपड़े से साफ़ करना है, तो कैसे कपड़ा चलाओगे। बताता हूँ भाई कैसे कपड़ा चलाएंगे, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बचपन में कपड़े शीशे साफ़ करता था। ऐसे 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 एक तरीका ये साफ़ करने का। एक और तरीका बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, सही है ना। मैंने कहा यार लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है, कोई भी कपड़ा अगर चलाते हो तो तुम्हें दो डायरेक्शन में चलाना पड़ रहा है। अगर तुम ऐसे से शुरुआत करते हो तो जीरो से पाई एंगल एक तो कवर कर रहे हो, और फिर इस रेडियस को भी बढ़ा रहे हो, तो दो इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। जीरो से पाई एंगल कवर कर रहे हो, जीरो से पाई, और फिर रेडियस बढ़ा रहे हो, तो रेडियस भी बढ़ा रहे हो, तो दो लिमिट फिर से आ गई। अब क्या करें यार, फंस गए यार अपन तो। मैं कहा एक कपड़ा ऐसा लाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसमें एक फ्लेक्सिबल फोम लगा है, कपड़े का शेप ही ऐसा है, और उसमें यहाँ पर हमको यहाँ एक धागा आगा लगा हुआ है, उसको खींचते हैं तो ये छोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, और रिलीज करते हैं तो ये बड़ा होकर के यहाँ पहुँच जाता है। खींच के पकड़ते हैं तो यहाँ पहुँच गया, और रिलीज करते हैं तो ये यहाँ पहुँच गया। तो एक बार में खटाक से पूरी की पूरी डिस्क साफ हो जाती है ना। इसका मतलब पता है क्या, हम कपड़ा ऐसा लेते हैं का मतलब पता है क्या, हम एलिमेंट ऐसा ही लेंगे। ये लीजिए एलिमेंट ले लिया, कैसा लेंगे बच्चों,
ये यार इसका हम एक काम करते हैं, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं और थिकनेस डी आर ले लेते हैं इस कपड़े की, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब फिर हमने सीखा था कि किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन में किसी भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इसका मतलब इसके पूरे मास को बच्चों रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख चुके हैं। 2r/पाई पर अगर मैं पूरे इसके मास को ऐसे ऐसे इकट्ठा करूं और यहाँ रख दूं तो चलेगा सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन, चलेगा ना। बस अपना काम बन गया, यानी कि इंटीग्रल 2r/पाई। चलिए अब डीएम की बात करते हैं। मास कितना होगा, मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना बच्चों, याद है ना, सिग्मा डी ए। यस, सिग्मा डी ए, ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। सिग्मा ये हो गया कैंसिल। ठीक, इधर आते हैं भाई। 2/पाई आर, अब डी ए बाहर, डी ए और डी ए कैंसिल मत कर देना भाई, यहाँ डी ए के साथ जो है वो आर भी है, ध्यान रख लेना। इसका एरिया निकालते हैं। ये जो रिंग दिख रही ना बच्चों, ये वाली रिंग, इसका एरिया कैसे निकालें, इसको निकालो और सीधा कर दो। सीधा करो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर, और इसकी मोटाई कितनी है कि डी आर। तो ये एरिया बोलिए कितना हो गया, पाई आर डी आर, ये इसका एरिया हो गया। कितना हो गया एरिया, पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई डी ए। फिर से डी ए, तो डी ए इस, ये तो इंटीग्रेशन प्योर ऑफ प्योर डी ए है, तो इसको तो अगर मैं इसको कैपिटल आर बोलता हूँ तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 0 से आर है, ये पाई इंटीग्रेशन 2r² है। ये क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, r³/3 आएगा या नहीं आएगा, r³/3 पाई r²। चेक कर लीजिए भैया सही लिखा है कि नहीं। पाई r²/2 आधा एरिया ना बच्चों, तो पाई r²/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये आया बाई 2, 4 बन गया, तो 4r/3 पाई। Class 10th moving 11th reading SCV but seeing that second chapter physics and mathematics where some chapters like limit, differentiation, integration, maxima and minima which is in class 12 how to read। मेरे लेक्चर नोट्स देख लो बेटा, शुरुआत के मिल जाएगा। नहीं, रसनी हॉलीडे क्रेन में कुछ चीज़ें गलत दी गई हैं, क्रेन साहब ने कुछ फर्जी चीज़ें ऐड कर दी हैं। वैसे एक टीचर के लिए अच्छी किताब है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। हाँ भाई, अभी मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। किसी ने कहा सर, सर ऐसे कपड़ा घुमाओ यार, ऐसे कपड़ा घुमाओ, ऐसे साफ करो, फिर ऐसे साफ करो, फिर ऐसे साफ करो, फिर ऐसे साफ करो, ऐसे ऐसे कपड़ा घुमाओ यार। मैं चलो बच्चों की बात मान लेते हैं। अभी एलिमेंट लेने जा रहा हूँ, मेथड 2, इंटरेस्टिंग मेथड है। अभी क्या करूँगा, पहले हमने 0 से पाई वाला कपड़े में कवर कर लिया था और उसको फिर खींच के फुला दिया था। इस बार क्या है, हम कपड़ा ऐसा लाए, ध्यान से सुनना, ये ऐसा कपड़ा खरीद के लाए और इस कपड़े को घुमा दिया यहाँ से, ऐसे घुमा दिया। अभी भी काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी भी देखते हैं। ये बताइए, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये हाइट r है तो आपको पता है यहाँ से बेस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r/3 होगी और इधर से 2r/3 होगी बच्चों, पता है ना। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका पूरा मास बच्चों हम यहाँ से 2r/3 डिस्टेंस पर रख सकते हैं। सर प्लीज़ लेक्चर का लिंक ट्रैकर पर डालिए, ट्रैकर पर डालिए। यार ट्रैकर क्या होता है भाई, जिस 2r/3, ठीक। सारा का सारा मास मैं इस 2r/3 पर ऐसे रख सकता हूँ, सारा का सारा मास यहाँ रख सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं पूरा मास निकाल करके 2r/3 पर रख सकता हूँ, ठीक है। रिंग बन जाएगी। हर ट्रायंगल को मैंने समेटा और r/3 पर रखा, ऐसे रख के मैंने रिंग बना ली। क्या बन गई, 2r/3 की रिंग बन गई।
ठीक है। और रिंग का हमने पढ़ा है बच्चों, कितनी हाइट पर होता है, कितनी बताइए, 2r/पाई। तो 2/पाई, और रिंग की रेडियस कितनी है बच्चों, 2r/3। अरे वाह, 4r/3 पाई, तो वापस से आ गया ना। है ना, बढ़िया, मजा आ गया। अब इसका थिन स्फेरिकल शेल का मैं बता देता हूँ कहाँ होता है, और कभी मौका लगेगा तब इसका कैलकुलेट करूँगा, एक एक का रोज कैलकुलेट करता जाऊँगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फेयर का नहीं तो एक दिन में सब बोर हो जाओगे। 3r/8, और फिर तुम्हें मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा कंप्लीट करने का। हॉलो कोन का होता है बच्चों, अगर ये हाइट h है तो नीचे से h/3, और सॉलिड कोन का होता है h/4, ठीक है। ये है आगे की कहानी। ये है कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कैलकुलेशन तो चलते रहेंगे डेली एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद काम की चीज़, ध्यान दीजिएगा ज़रा। RCM इक्वल्स टू सिग्मा MI/RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, ठीक है। ये हमें पता है, जिसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज dRCM/dt, दैट इज सिग्मा MI/VI बाय सिग्मा MI, ठीक, क्लियर है ये। अगर मैं कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ की बात करूँगा तो उसके लिए बता सकते हैं, लेकिन पहले ये बताइए ACM निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हर एक को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dRI/dt का डिफ्रेंशिएशन VI आएगा कि नहीं। वैसे dVI/dt को क्या लिखोगे, AI लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो ACM इज सिग्मा MI/AI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, ठीक है। चलिए, बढ़िया बात है। हाँ भाई, सेंट्रॉइड पे ही होता है। फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडी, VCM equals to integral VDM divided by integral DM, and ACM is integral ADM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DM, ठीक है। ये VCM और ACM आ गया, ठीक। समझ में आ गई बात बच्चों, कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो फॉर्मूला उसी तरीके का जैसे सेंटर ऑफ मास का होता है। तो एक क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चनवा देखिएगा। अच्छा, ये बता दीजिए पहले, भैया यहाँ वेक्टर का सिंबल लगाया है तो डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। ये गोपेश आनंद सर, पहली बार कमेंट किया हूँ बट क्लास रोज करता हूँ पहले दिन से, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये है M1 मास का पार्टिकल और ये है M2 मास का पार्टिकल बच्चों। हम ठीक है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये v वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक्सीलेशन तो पता है कि नहीं पता, ये बताइए, क्या आप एक्सीलेशन निकालना जानते हैं एटवुड मशीन में, जानते हैं ना। तो फाइंड ACM ऑफ सिस्टम M1 + M2 जो सिस्टम है ना, M1 + M2 जो सिस्टम है ना, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए बताइए।
हमें एक्सीलेशन की वैल्यू तो पता ही है, एक्सीलेशन की वैल्यू होगी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ठीक बेटा, अंशु 45.7% पे नहीं हो पाएगा, तो ये आया एक्सीलेशन। ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ACM की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, m2a माइनस m1a डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। तो यहाँ से ACM कितना आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू ए, और ए की वैल्यू हम लोग क्या लिख चुके हैं, ज़रा वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ACM कितना आ जाएगा बच्चों, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, एक तो यहाँ से आया, और फिर जब ए की वैल्यू रखेंगे तो ये फिर से आएगा, तो ये स्क्वायर इंटू जी। ठीक है बच्चों, फीस के बारे में बेटा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है बच्चा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है ये कि मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल जो है ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और इससे एंगल्स वगैरह दिए गए हैं। एक पार्टिकल यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री एंगल पर, इसका मास है बच्चों 1 kg 2 kg। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 1 kg। एक पार्टिकल है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और ये एंगल है 53, इसकी वेलोसिटी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका मास है 1 kg, इसका 2 kg है, इसको वापस लिख देता हूँ 2 kg 1 kg। ये 3 पार्टिकल हैं। ठीक है, तीनों पार्टिकल आपको दिख रहे हैं बच्चों। इसको x एक्सेस को y एक्सेस मानते हुए चलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, शुरू हो जाइए। तो ज़रा VCM की वैल्यू आई क्या बच्चों, हो गया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, ये मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी मतलब अगर मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को अलग अलग करता हूँ, तो VCM का अगर मैं x कंपोनेंट निकालता हूँ बच्चों, तो इसका मास है 2, इसकी वेलोसिटी है 5, तो क्या लिखेंगे 5 cos 37 कितना आएगा, बोलो 4 आएगा कि नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख ही लेते हैं ना, ये 4 ये 3। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ बच्चों, तो ये 4 और ये 3 आएगा कि नहीं आएगा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। चलिए अब x कॉम्पोनेंट लिखते हैं, 4 इंटू 2 8 आ गया, इसका कोई x कॉम्पोनेंट है नहीं। अब यहाँ पर आते हैं -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो कितना आया बच्चों 5/4 मीटर पर सेकेंड, ये है x कॉम्पोनेंट। ठीक है, चलिए अब y कॉम्पोनेंट निकालते हैं। तो VCM सेंटर ऑफ मास का y कॉम्पोनेंट कितना आएगा, यहाँ पर आते हैं 3 इंटू 2, ये कितना हो गया 6। आगे बढ़ते हैं भाई, -4 और -2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बच्चों वेलोसिटी आती है 5/4 आई कैप माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, तो ये है वेलोसिटी कैलकुलेशन का एक तरीका। मेरे हिसाब से आंसर सबका आ गया। वाई में 0 है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 0 जे कैप, ओ सही कह रहे बच्चे यार, गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक कहा बच्चा। यहाँ पर 0 जे कैप मतलब जे कैप है ही नहीं कुल मिला करके, यार ये तो कमाल हो गया है। इतना अच्छा डाटा सेट करता हूँ, देख लिया तुम लोगों ने। 5/4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। सही कह रहे हैं आप लोग, 0 आएगा। सर बताएं, प्लीज़ बताएं कि आपके क्लास 12th के बच्चे से कब से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे बैच बेटा ऑलरेडी स्टार्ट 12th के हो चुके हैं, 23 जनवरी से SRG बैच मैं ले रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है,
अच्छा, अब कुछ एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, क्या करते हैं उसमें, एक बड़े से ऑब्जेक्ट में से छोटा सा ऑब्जेक्ट कट करके निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, और कहते हैं कि बताइए अब रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन की शक्ल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये है डिस्क, ये क्या है, डिस्क है, ठीक। इस डिस्क में बच्चा पार्टी एक, ये एक और होल कट कर दिया, ये एक और होल कट कर दिया, ये सेंटर है बच्चों, ये ओ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कि एक मिनट रुक जाइए जरा। हाँ भाई, इसमें से एक डिस्क को काट करके निकाल लिया भैया, ये काट करके बाहर फेंक दिया, ठीक। अच्छा, ये है आर, ये रेडियस आर, ठीक है, और ये है r/2, r/2। अब पूछा जा रहा है बच्चों रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये क्वेश्चन वह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। चलो देखना था जरा ध्यान से। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ये जो फेंका है ना, इसको वापस से बुला लिया, जिसको फेंका है ना उससे कहा था बच्चों, वो हमने वापस से यहाँ अगर लगा दिया तो डिस्क कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी डिस्क कंप्लीट, ठीक है। अब डिस्क कंप्लीट हो गई तो डिस्क कंप्लीट होने के बाद सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है, तो हम पढ़ चुके बच्चों। यूनिफॉर्म डिस्क के केस में डिस्क सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर पर ही होगा, ये भी क्लियर है, बढ़िया बात है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, मान लेते हैं इसका मास m1 है मान लेते हैं इसका मास m1 है, और जो फेंका गया था हम वापस लाए हैं जोड़ने के लिए, उसका मास m2 है। तो m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यही तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि m1 का सेंटर ऑफ मास सेंटर डिस्क के सेंटर O से x पीछे है। तो याद करिए, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के लिए बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, ये पूरा मास, ये वाला पूरा मास उठाया और ऐसे मेल्ट करके m1 पर रख दिया, ठीक। अच्छा, जो फेंका गया था वो वापस यहाँ चिपकाने वाले हैं, उसको भी मेल्ट किया, उसका सेंटर तो पता है बाबू, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा। हमने कहा बस ये है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। टू पार्टिकल सेंटर ऑफ मास में क्या बताया था, इन्वर्स रेशियो में होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। ये x है, तो x/r/2 बच्चों किसके बराबर होगा, x/r/2 m2/m1 के बराबर होगा, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी m2/m1 इंटू r/2। यहाँ से x की वैल्यू m2/m1, m2 की वैल्यू बोलिए πr²/4, m1 की वैल्यू बोलिए πr² माइनस πr²/4 इंटू r/2। x की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई, यहाँ से 1/1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया जल्दी बताइए, 4/3 ऑफ r/2, 2r/3, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक। किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/3। हमने पीछे ऑलरेडी माना था ना भाई। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, बच्चे बता रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है सर। हुई तो है यार, कैसे हुई है देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा था, πr²/4 अपॉन 3/4, r/6 आना चाहिए यार, अपन कुछ गड़बड़ कर गए, सही बात तो है यार, ये मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, कुछ गलती की है अपन ने। हाँ, गलती तो की है ना बे, ये गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, इन्वर्स रेशियो में है। तो हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, m1 इंटू एक्स बराबर r/2 इंटू m2, ठीक है।
तो ये x की वैल्यू r/2 m2/m1 और m2 की वैल्यू सही तो लिखा है बे, ये तो सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, आंसर भी सही है। ऊपर आया 1/4, नीचे आया 3/4 ऑफ r/2। क्या कर रहा हूँ मैं आज, पता नहीं, भांग भांग खा ली है मुझे, मैंने लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आती है r/6 के बराबर। किसके बराबर? r/6 के बराबर। ठीक, इसका मतलब है जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेंटर से O से r/6 पीछे जाएगा। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन मिस्टेक ज़बरदस्त मैंने की है, मैं स्वीकार करता हूँ, आगे नहीं करूँगा, ऐसा प्रयास करूँगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये डिस्क है बच्चों, ठीक, अच्छा इसमें से कट करके पार्ट निकाला, ये आधा कट करके बाहर फेंक दिया। इस बार जो ये है ना, ये चीज़ ये है r/2 के बराबर। किसके बराबर? r/2 के बराबर। ये O है, ये रेडियस r है। फाइंड लोकेशन ऑफ COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का COM बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हुआ है, नोट कर लीजिए और करके लाइएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में आपसे हम पूछेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बताइएगा ज़रा कहाँ है। ठीक, अच्छा अब सैफ अली, आप लॉ क्या कह रहे हैं? हर्ष साहू, SRG बैचेस की रिकॉर्डिंग लाइव में अवेलेबल है लेकिन लॉक्ड है बेटा। अरे वाह, आज मन पटेल तो फॉर्म में चल रहा है यार, ये लड़का तो, ये तो SRG में आने लायक लग रहा है लड़का मन पटेल। शाबाश बेटा, तू SRG में आ सकता है, इतनी स्पीड से तूने आंसर निकाला है। आर्यन राज तो SRG में आ चुका है ऑलरेडी। इस दिस रेगुलर बैच? बेटा ये रेगुलर बैच तो कोई नहीं है, ये तो बस मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट में, फिजिक्स है ना, कोई बैच वैच ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आरव ने निकाला -r/210 -r/29। क्या कर रहा है भैया आरव, कहना क्या चाहता है तू? आरव सॉरी अब तू r/20 पे आया इतनी देर बाद। चलिए ठीक है, हम लोग ना अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ठीक, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये डेफिनेशन कौन बताएगा किसी को डेफिनेशन बताना चाहेगा? क्या होती है डेफिनेशन, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल की डेफिनेशन? बहुत मज़ेदार डेफिनेशन होती है, लोग जो है पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन बताते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत मैथमेटिकल, ज़बरदस्ती फील लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सिंपल। क्या? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल is net motion contained in a mass, amount of motion in a body, ascension. Linear momentum of a particle is, मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट, कोई ये सब मोशन जो है ये उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, डेफिनेशन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी ये सब इंटरफेरेंस हैं, प्लीज़ इनको इंटरफेरेंस को लेकर डेफिनेशन मत पढ़िएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस किसी भी चीज़ का बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो कुछ चीज़ों के लिए तो सही होता है लेकिन कुछ चीज़ों की आपको सही फील नहीं दे पाता। इसलिए उसका क्या रेफरेंस है, क्या फील के लिए किसी ऑथर ने उसका रेफरेंस लिया है, मतलब कोई इंटरप्रिटेशन बताना चाह रहा है, वो उसका लिमिटेड इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मेरा कहना है डेफिनेशन की तरह पढ़नी चाहिए, ना एक इधर ना एक इधर,
ठीक है, फील को डेवलप होने का मौका दो, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अपने आप तुम्हारे अंदर से फील की आवाज़ आनी चाहिए, अच्छा इसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। समझ में आई बात बच्चों? हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो लीनियर मोमेंटम की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन होती है, पी से डिनोट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी ने कहा कि अच्छा बताइए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, P12। तो P1 माइनस P2 जल्दीबाजी में मत लिखिएगा, क्योंकि जो इसमें मास वाली चीज़ आ रही है ना बच्चा, मास वाली चीज़ फ्रेम पर डिपेंड, मास फ्रेम का मास हैज़ नो मीनिंग, तो फ्रेम का मोमेंटम हैज़ नो मीनिंग। हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम अटैच टू 2, तो फ्रेम का मास और फ्रेम के मोमेंटम का कोई मतलब नहीं होता, तो फ्रेम से रिलेटेड सिर्फ काइनामेटिक्स वेरिएबल ही आ सकते हैं, मास वाली चीज़ें नहीं आ सकती। तो सर गुरुजी बताइए, तो बता दो P12 निकालेंगे कैसे? देखो कैसे निकालेंगे, P12 इज मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, किसका पार्टिकल? 1 का, किसके फ्रेम में? तो वेलोसिटी केवल डिपेंड करती है 1 की, किसके रिलेटिव? 2 के रिलेटिव, दैट्स इट। और इवन अगर आप रिलेटिविटी में भी पढ़ रहे होते तो भी आप इसको M12 V12 लिखते, तब भी P1 माइनस P2 नहीं लिखते। आई बात समझ में? ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2। अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वो आपको पसंद है लिखना, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। M1 V1 माइनस 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 M1 V2, इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। M1 बाई M2 P2 आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने कहा ना, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फ्रेम का कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स इट, इतनी ही डेफिनेशन रिलेटिव मोमेंटम की है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में पार्टिकल में क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों? P बराबर होता है mv, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, और मोमेंटम पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, अगर मोमेंटम पता है, अगर मोमेंटम पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पता है तो मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम, पूरा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और काइनेटिक एनर्जी पता होने से हमें डायरेक्शन मोमेंटम का नहीं पता होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं कि मोमेंटम पता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? आंसर है यस। काइनेटिक एनर्जी पता है तो क्या मोमेंटम निकाल सकते हैं? तो आंसर है नो। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये था पार्टिकल, लेकिन हमने ध्यान दो तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी। किसकी बात की थी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी। तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम linear momentum of system of particles, system of particles, linear momentum of system of particles, p system बराबर सिग्मा पी आई बराबर सिग्मा एम आई वी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, सिग्मा एम आई। पी सिस्टम इज m इंटू वी सी एम। देख लीजिए जरा, कर सकते हैं कि नहीं। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी तो क्या बताया था? सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का समेशन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो गया था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मोमेंटम निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का,
तो सारे पार्टिकल के मोमेंटम का समेशन। तो सिग्मा पी आई को मैंने लिखा सिग्मा एम आई वी आई, फिर मैंने सिग्मा एम आई से डिवाइड किया, सिग्मा एम आई से मल्टीप्लाई किया, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये टोटल मास इंटू वी सी एम, ये वो हो गया टोटल मास, और ये क्या बन गया बच्चों, वी सी एम। खत्म हो गई कहानी, है ना बढ़िया चीज़। इसका क्या मतलब है, जरा इसका मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक रॉड जो है, किसी ने कहा, मतलब इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। स्टेटमेंट क्या है वो लिखो। स्टेटमेंट है टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी whole mass of the body can be assumed to be concentrated at its center of mass. To calculate momentum of a body, whole mass of the body can be assumed to be concentrated at its center of mass. ठीक है, क्लियर। मतलब हमने एक रॉड को घुमा के फेंका, ये एक रॉड है, हमने इसको घुमा दिया और इसको फेंका मैंने, और इसके सेंटर की वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है, ऐसे घूमती हुई रॉड जा रही है, ठीक। तो पता है बच्चों, इसके घूमने पे मैं मानता हूँ कि अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ वालों का ज़्यादा होगा, यहाँ वालों का कम होगा, ऐसा पता कंफर्म है, ये बात सही है। लेकिन जब मैं उसका समेशन करूँगा ना, तो उसके समेशन की वैल्यू यही आएगी कि क्या आएगी समेशन की वैल्यू बच्चों, समेशन की वैल्यू आएगी टोटल मोमेंटम इज टोटल मास इंटू वी सी एम, मतलब m इंटू वी नॉट वैक्टर। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए एक जगह पे ये बोला गया है कि ये एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड जो है ना, ये ओमेगा से घूम रही है। किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, ठीक। ये रॉड ओमेगा से घूम रही है, किससे घूम रही है, ओमेगा से। इसकी लेंथ है बच्चों l, क्या है लेंथ, l। तो बताइए इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये डिस्टेंस है l/2, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी बोलिए l/2 ओमेगा होगी। क्लियर होगी ना, ठीक। तो इसका मोमेंटम पता है क्या होगा, टोटल मास इनटू सेंटर की वेलोसिटी, दैट इज l/2 ओमेगा। ये आ गया मोमेंटम, दैट्स इट, खत्म हो गई बात, इतनी सी, ठीक। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, दूसरा स्टेटमेंट सुनना जरा। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं बच्चों, तो पता है क्या इंटरेस्टिंग बात बताऊं, के सिस्टम इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर सिस्टम अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सिस्टम। समझ में आया बेटा, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता गुरुजी, बताइए, पहले आप बताइए फिर गुरुजी बताएंगे क्यों नहीं होता। बताइए बताइए, फटाफट सोचिए। हाँ बेटा, पहले तो मैं फिजिक्स लवर्स, तुम्हारा नाम क्या है ये पूछूंगा यार। देखो बच्चों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वो भी बताता हूँ, ठीक है। पी सिस्टम क्या होगा बच्चों, पहले तो पी सिस्टम लिख देते हैं। ये होगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हो गया, या फिर इसको लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। हाँ बेटा फिजिक्स लवर्स, मैंने आपसे, आपकी बात मैंने सुन ली बच्चा, आप भी तो अपना नाम बता दीजिए, है ना, मैं नाम पूछ रहा हूँ बेटा आपसे। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं बच्चों, तो क्या लिखोगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 एंड सो ऑन, या फिर P1 स्क्वायर बाई 2 M1 प्लस P2 स्क्वायर बाई 2 M2
प्लस P3 स्क्वायर बाई 2m3 एंड सो ऑन चेक करिए, क्या ये वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन के होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ध्यान रखिएगा के सिस्टम इज नॉट इक्वल टू पी सिस्टम स्क्वायर अपॉन 2m। एक और अच्छी बात बताता हूं, वो भी सुनिएगा। इफ पी सिस्टम इज 0 देन के सिस्टम may or may not be 0. But if K system is 0, then guaranteed है कि P system must be 0. It implies P system must be 0. बताइए क्यों? बोलिए बोलिए। बढ़िया बढ़िया। के हमेशा कैसा है बच्चों? नॉन नेगेटिव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए अगर मैंने कहा के सिस्टम 0 है तो वो तभी 0 हो सकता है जब इंडिविजुअल पार्टिकल रेस्ट पर हो, और इंडिविजुअल पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो गारंटी है सिस्टम का मोमेंटम भी 0 होगा। लेकिन पी सिस्टम 0 बोला है तो ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल का जितना पॉजिटिव हो दूसरे का उतना ही निगेटिव हो। तो हो सकता, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती। लेकिन मोमेंटम नेगेटिव हो सकता है, तो मोमेंटम का समेशन आ जाएगा 0। लेकिन चूंकि काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव तो उसका समेशन कैसा आएगा? नॉन 0। क्लियर है? लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम आर सेम। डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ बच्चा, डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ मोमेंटम इज इट्स लीनियर मोमेंटम। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। के बराबर सिग्मा के आई, यहाँ तो पहुंच गए। अब मन करता है कि हमने कहा कि मोमेंटम गुरुजी टोटल मास इंटू VCM होता है। मैं कहा तो गुरुजी ये बताओ काइनेटिक एनर्जी भी तो हाफ mvc स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं कहा नहीं लिख सकते। कि क्यों? क्योंकि गुरुजी शुरू से बताते जा रहे हैं, स्टार्टिंग से बताते जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास वो बॉडी का वो पॉइंट नहीं होता जहाँ पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, ये बता दीजिए। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मान लीजिए ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vc, और यहाँ एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है। तो v1c बच्चों क्या लिखूंगा मैं? v1 माइनस vc लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा ना। मैं वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि किसी भी पार्टिकल की ith नंबर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जा सकती है? ये लिखी जा सकती है mi/vi स्क्वायर। तो इसी का सिग्मा कर दिया मैंने। अच्छा अब आगे बढ़ता हूँ। vi को मैं क्या लिखूंगा पता है बच्चों? जैसे यहाँ पर v1 को क्या लिखूंगा, जरा देखो तो सही। v1 को क्या लिख सकता हूँ? v1c प्लस vc लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो vi को क्या लिखूंगा? अरे 1 की जगह i डाल दो बे। तो क्या लिख सकता हूँ? vic प्लस vc का होल स्क्वायर। अच्छा रिजल्टेंट की वैल्यू याद दिलाता हूँ, VIC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2VIC VC कॉस थीटा। सुना है आपने ऐसा होता है? अगर सुना है तो फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। VIC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2VIC VC कॉस थीटा की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 2VIC डॉट VC वेक्टर। बात बराबर है बच्चा, है ना? कॉस थीटा की जगह डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब जरा आगे बढ़ें, चलिए साहब देखते हैं। ये सिग्मा खा गया यार मैं, ये आ गया सिग्मा हाफ
एम आई वी आई सी स्क्वायर, मतलब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। फिर वी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाफ सिग्मा एम आई वी सी स्क्वायर प्लस हाफ और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया अंदर जब जाते हैं तो सिग्मा एम आई वी आई सी डॉट वी सी सबके लिए सेम होगा भाई, हर पार्टिकल के लिए वी सी तो एक ही होगा ना यार, कोई भी हो तो वी सी तो एक ही होगा ना बच्चा। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं और डॉट वी सी कर देते हैं। ठीक, चलिए अब एक बात बताइएगा सभी लोग बहुत ध्यान से। बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहूँ सिग्मा एम वन वी वन बराबर क्या होता है, तो आंसर होगा तुम्हारा एम वी सी। मैंने कहा किसके रिलेटिव, कि सर कुछ नहीं दिया गया तो ग्राउंड के रिलेटिव। मान लो मैंने कहा कुछ दिया गया कि मतलब कौन की बोट के रिलेटिव, तो बोलोगे सारे पार्टिकल की वेलोसिटी बोट के रिलेटिव होनी चाहिए और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बोट के रिलेटिव आ जाएगी। किसी ने कहा बस के रिलेटिव, तो मैंने कहा सारे पार्टिकल की वेलोसिटी बस के रिलेटिव ले लीजिए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बस के रिलेटिव आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने कहा सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, तो कह सकता हूँ m इंटू वी सी सी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, और ये क्या होगी, गारंटी से ज़ीरो होगी। तो चेक करिए क्या ये ज़ीरो है? ओए होए होए, मज़ा आ गया ये तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये देखिए क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ सिग्मा एम आई मतलब टोटल मास इंटू वी सी स्क्वायर, और ये हो गया ज़ीरो। इसका मतलब मैंने जो ये लहराती हुई लाइन बनाई है ना, लहराती हुई लाइन, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसका मतलब है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर के बराबर नहीं होती है, पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर तो टर्म आ सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें के लहराती हुई लाइन भी लिखना पड़ेगा। अब ये के लहराती हुई लाइन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी इन विच फ्रेम? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर हम ये लिखने को तैयार हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा चलिए, तो बच्चा पार्टी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सर को बोलते हैं एक असाइनमेंट और डालने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मेरे, और उस टेलीग्राम चैनल को सॉल्व करिए और क्वेश्चन को करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।